बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो था वो बेंच तश्कील पाया जिसमें जजेस कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की गैर मौजूदगी कि जो उन्हें पहले मनाने के लिए बात की गई तो उन्होंने वही उज़र उठाया और बात ये की 182 के तहत मज़हर आलम मियाँ खेल साहब की शमूलियत के ऊपर, और फिर उन्होंने जजेस कमेटी से निकाले जाने के ऊपर बात की और उस पर उन्होंने उज़र जाहिर करते हुए बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। आज जो जजेस कमेटी थी उसके मीटिंग ऑफ मिनट्स जो जारी हुए हैं वो भी बाकायदा तौर पर जारी किए गए, जिसमें यह बताया गया कि सुबह 9 बजे चीफ जस्टिस ने मंसूर अली शाह साहब को बुलाने के लिए उनके जो असिस्टेंट थे उनसे राबिता किया। मालूम पड़ा कि मंसूर अली शाह साहब दस्तयाब नहीं होंगे जजेस कमेटी में, तो फिर उनकी गैर मौजूदगी के अंदर कमेटी ने यह फैसला किया और एक बेंच तश्कील दे दिया, जिस बेंच में मुनीब अख्तर साहब को निकाल के नईम अख्तर अफगान साहब को शामिल किया गया। मजमूई तौर पर 5 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और उस बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास थी। आज जब समात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने बेंच के ऊपर एतराज़ उठा दिया। काजी फाइज ईसा साहब ने उनको बैठ जाने को कहा और उन्हें कहा कि आपको बाद में सुनेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने बेशुमार निकात उठाए। काजी फाइज ईसा साहब ने उनसे सवालात पूछे। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने फैसले के हवाले से पूछा कि किस वजह से वो फैसला वापस कर दें, बताया जाए कि उस फैसले में कहां कहां पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप उठा रहे हैं। आज जो थी वो उसकी समात हुई है, दलाइल दिए गए हैं। अब उसके बाद इसकी जो समातें होंगी, कब तक ये फैसला हो जाएगा और इससे वफाकी हुकूमत को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। वफाकी हुकूमत एक तरफ आईनी तरमीम करना चाहती है, आईनी अदालत का क़याम अमल में लाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि हमारा एग्रीमेंट जो उनके साथ हुआ है उसे नई मिसाक़े जमहूरियत का नाम दिया गया। तो नई मिसाक़े जमहूरियत के अंदर आईनी अदालत के क़याम की बात हुई है। उन्होंने एक चीज़ और उसमें कही, उन्होंने कहा कि ये शख्सियाती तौर पे काम नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर रहा, अगर कोई और कर रहा है तो मुझे मालूम नहीं। और उनकी तरफ से एक और बात ये की गई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर में हमें उम्मीद पैदा हुई है कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी होगी और आईनी अदालत का जज चाहे मंसूर अली शाह साहब को लगा दें चाहे काजी फाइज ईसा साहब को लगा दें, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। अब इस पर हुकूमत की तरफ से जो प्लानिंग की गई है, एहतजाज के हवाले से जो मियाँ वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, दफ़ा 144 का नफाज कर लिया गया। मुल्तान में जो उनका एहतजाज था उसको मनसूख कर दिया गया कि वहाँ पे इंग्लैंड की टीम आ रही है और उन्होंने जगह जो मुतबादिल मुख्तस की वो बहावलपुर की फिर 4 तारीख को डी चौक वाला मामला भी है। इस सारे मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मुख्तलिफ जो एहतजाज हैं उनको लीड करें। अली अमीन गंडापुर साहब ने पंजाब हुकूमत के बारे में क्या राय रखी है। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता फिर आप कहते वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेरी है, खाना मेरा है, वर्कर्स मेरे हैं, गाड़ियाँ मेरी हैं, आप कौन होते हैं एतराज़ उठाने वाले। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक जवाबी वार भी किया, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा। परसों से गंडापुर अपनी खपत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खपत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना। रियासत, उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। राना साहब समात पे बाद में बात करेंगे। ये जो गुफ्तगू अभी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से की गई और अज़मा बुखारी साहिबा ने जो जवाब दिया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, जब आपने उस्मा भारी साहबा की वो शुरू की ना तो जितनी लंबी थी ना, मैंने कहा राना अज़ीम सुकून से बैठ जाए, मैंने ये अपने कफ वगैरह ऊपर कर लिए। मैं कब तो मेरी बारी नहीं आनी, क्योंकि यासर साहब ने लगता है कि
खसूसी शफकत करके को पूरे प्रोग्राम में यही चलानी है। जब मुझे समझ नहीं आई, मैं कल ईमान गंडापुर का चंद सेकंड का था, तो उनका आपने इतना लंबा चला दिया। मोहब्बत है ना आपकी मुस्लिम लीग नून से, तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर ने चले आप उसका मोहब्बत का कहीं ना कहीं एहतराम तो कर लेते चले, मैं तो करते ही मोहब्बत का एहतराम हूँ, आप अदब करते हैं, मैं एहतराम करता हूँ, फ़र्क थोड़ा सा है। बात यह है कि ना अली अमीन गंडापुर, मैं समझता हूँ कि उनके अल्फाज की अदायगी बेहतर है, ना मैं समझता हूँ कि उस्मा बहारी साहबा की अल्फाज की अदायगी बेहतर है। उस्मा बहारी साहबा के 6 बयान होते हैं 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। पंजाब दाखिल नहीं होने देंगे, पंजाब में दाखिल हो गए, मोटरवे बड़ी अच्छी है, आगे नहीं आ सके, वापस भाग गए। क्या चाहती हैं? लड़ाई हो? क्या चाहती हैं? खून खराबा हो? क्या चाहते हैं? कि सारे मामला जो है वो तबाह हो जाए? या सर एक चीज़ तो मैं गारंटेड हूँ इस चीज़ लिए कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखा है। अली अमीन गंडापुर जब जुलूस लेके आता है, उससे पहले ट्रांसपोर्ट के पैसे भी देता है, उसके पैसे पहले खाने के पैसे भी देता है, और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ KPK से नहीं है, वो पैसे वो अपनी ज़ाती हैसियत से दे, वो तहरीक इंसाफ की हैसियत से दे, वो अपने ज़ाती फंड से दे, अपने दोस्तों से लेकर दे, वो इस तरह करते। बात यह है कि ये क्या ऐसा नहीं है? क्या मुझे थोड़ा सा ज़रा बता दें, आज आपको बड़ा कुछ याद आ गया? काश आज यासर रशीद साहब आप वो फुटेज भी चलाते जो फुटेज नैब के दफ्तर पे हमले के वक्त थी, तो मैं खुश होता कि आपने बैलेंस किया है। मुझे खुशी होती कि आपने बिल्कुल बैलेंस सारा कुछ चला दिया है, और उस्मा बहारी साहबा के सवाल का जवाब भी मिल गया। क्या वो जो जिस वक्त जनाब थे नैब के दफ्तर पे हमलावर हुए थे, वो पत्थर जिस तरह रखे गए थे गाड़ी में, वो पत्थर जिस तरह बरसाए गए थे, तो वो क्या था? क्या वो फूल थे? उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, मैं स्टूडेंट लीडर था, मैं बहुत सी चीजों का आईनी शाहद हूं। उस वक्त मैं सियासत करते थे और हम मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े दीवाने थे। अच्छा जी बिल्कुल, आप रहे दीवाने? जी बिल्कुल दीवाने। मैं MSF का उस वक्त प्रेसिडेंट था, मुझे इतना याद है कि किस तरह क्या हुआ, इसलिए हमसे कोई छुपाए ना तो बेहतर है। मुझे वो दिन भी याद है जब ये ट्रेन मार्च हुआ था और उसके बाद पहिया जाम किया गया था, तो किस जगह पे किस ट्रेन की पटरी को किस तरह उखाड़ा गया था, किसने उखाड़ा था, मुझे उनके नाम भी याद। तो आप उन अवामिल में शामिल रहे? मैं उन अवामिल में शामिल नहीं रहा, लेकिन मेरे सामने बहुत कुछ हुआ है। तो ये आप जिस तरह लेके जाना चाहते हैं ना, आप भी आज ना बने, नहीं तो ये यासर रशीद ही रहे ना, ये दीवान यासर रशीद ही रहे। दीवान की बेगानगी में तब्दील क्यों हुई? जब इंसान को समझ आती है तो तौबा के रास्ते तो 24 घंटे खुले होते हैं ना। मेरा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। जब मैं स्टूडेंट सियासत करता था मेरा बिल्कुल तल्लक था, मेरा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं, लेकिन मेरा सच से ज़रूर तल्लक है, मुझे वो बयान कर देना चाहिए। तो आप आज वो भी दिखाते तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। मैं सोचता कि मेरे भाई ने सारा दिन दफ्तर बैठ के मेहनत की है और मेहनत से वो चीज़ें निकाली हैं। चलें बैलेंस फिर मैं नहीं करता, बैलेंस करवा लेते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू है जो इस वक्त हो रहा है, जो माजी के अंदर होता रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक का अपनी गुफ्तगू के अंदर क्या कहना है वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। तसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था, और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। सियासी जमातों से मेरी शिकायत है। उनका यह भी कहना था कि कोई हमें भी दफन नहीं कर सका, ना हम किसी को दफन कर पाएंगे। कल जिस प्रोग्राम में ग़ुलाम हैदर वाई मरहूम के बरसी के मौके पर ख्वाजा साहब ने कहा था, किया था, ये मैं भी वहीं पे मौजूद था। वहीं सबसे मेरा भी एक तल्लक था, एक रिश्ता था, और अफसोस हुआ था कि वहाँ पर वाई साहब जिनके लिए सब कुछ करते रहे, उनमें से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लिए शायद कुछ भी ना किया हो, लेकिन साद रफ़ीक का एक तल्लक था, एक नज़रियाती तल्लक था, जिनके लिए सब कुछ करते रहे, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि कसम लल्लो पीछे नहीं जानते उनके। तो वैसे मैं क्या एक बात अब वैसे यार हंस रहे हैं ज़रा, आप ज़रा आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप मैं चाहता हूँ कि आप जो निश्तर चला रहे हैं उस पर कुछ थोड़ा सा हो जाए। अच्छा यासर, बात बड़ी क्लियर सी है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें,
क्या मुस्लिम लीग नून के किसी जुलूस के वक्त 144 लगी थी कभी? कभी बता देना मुझे, पिछले दौरे हुकूमत में लगी थी? याद नहीं पड़ता। याद आपको तो याद रहना चाहिए, नहीं लगी थी ना। जुलूस आते थे, जुलूस जाते थे, सारा कुछ होता था। बात यह है कि एक तो जिस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज का नाम लेती है 144 लगा दी जाती है, लग गई 144। वैसे तो 144 इस मुल्क में ताहयात लगी हुई है ना, ताहयात लगी हुई है। आज 144 लगाए, ये लाहौर में नबीनों के साथ क्या हुआ है देखा आपने आज? नबीनों पर पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई हैं? क्या उनका तल्लक तहरीक इंसाफ से था? क्या उन्होंने कैदी नंबर 804 का नारा लगाया था? उन्होंने मांगा क्या था? कौम को जब पता ही नहीं है असल क्या है नकल क्या है, कौम को जब पता ही नहीं है कि सच कहां पे है और झूठ कहां पे है, कौम जब जानना ही नहीं चाहती, या कौम की आंखों में जब पर्दा पड़ गया है, या कौम को नजर आना बंद हो गया है कि हमने कहां पे पूछना है, कहां पे नहीं पूछना, कहां पे बोलना है, कहां पे नहीं बोलना, कहां पे खड़े होना है और कहां पे नहीं खड़े होना, फिर ऐसे ही होता है ना। वैसे हिम्मत की है चंद नबीनों ने, और ये नबीने जो जिन चंद नबीनों ने अपने हकूक के लिए हिम्मत की है, हौसला किया है, मैं दुआ करता हूं नजर आने वालों में को भी पाकिस्तान नबीनों ने हिम्मत करके किसी को आईना दिखाया, आईना दिखाया। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो आईना कोई देखता है या नहीं देखता। लेकिन यासर बड़ी सीधी सी बात है, एक तो मुझे आने वाले दिन जो है वो बड़े खौफनाक से नजर आ रहे हैं। ये सियासी तनाव कम नहीं होगा, सियासी तनाव बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा बनेगा। और कोई ये समझे कि मैं बच जाऊंगा, ये साद रफीक ने बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं बचेगा, ना बचने वाले दिन हैं ना कोई बचेगा। और सियासी तनाव में इतनी तेज़ी आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी तकरीर सुनी है जी, उसमें उन्होंने 2 दफ़ा जिक्र किया कि नून लीग तो तैयार ही नहीं थी। और आज आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? वो तो जानिबदारी का कि किसी शख्सियत की वजह से आप ये कर रहे हैं जी, एक वो, और दूसरा उन्होंने कहा जनाब हमें 25 के बाद फलां चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, फलां चाहिए। और बाद में उन्होंने आर्टिकल 1 का हवाला दिया इंसानी हकूक़ के हवाले से, और बहुत सी बातें की वहाँ पे। अच्छा, वो टीवी नहीं दिखाता ना, हम नहीं दिखाते, लेकिन हम बोल सकते हैं तो वो बोल लेते हैं ना। बात यह है कि आप समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ इतना आसान है, इतना आसान है कि सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद सकूत तारी रहेगा, नहीं रहेगा सकूत। राणा साहब इस पे बात करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से क्या अखज़ किया जा सकता है? पहले गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो है वो मुलाहिजा कर लेते हैं। गुफ्तगू सुनवाइए बिलावल भुट्टो जरदारी का, आज बलूचिस्तान बार से खिताब करते हुए क्या कहना था? हमारा ऑपोजिशन क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए। तो मैंने तो नहीं लगाना ना मेरा, बट इट्स नॉट माय बट इट्स नॉट मी और यू टू डिसाइड बिफोर द लेजिस्लेशन इज पास, बिफोर द कोर्ट इज मेड, बिफोर वी हैव डिसाइडेड ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा। दैट इज अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, पर हम पर्सन स्पेसिफिक कानून भी नहीं बनाएंगे। जस्टिस फायज ईसा एंड मंसूर अली शाह इन द हाईएस्ट रिगार्ड, इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे, आई हैव नो इश्यू। मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा, इनकी तरफ से जो भी आए पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाएंगे। राणा साहब बात तो उन्होंने कर दी कि शख्सियाती तौर पे कानून नहीं है, और ना ही ये मेरा इस्तेहकाक और सवाबदीद है कि किसको लगाया जाए और किसको ना लगाए। मुझे एक बात बता दें ज़रा, आईनी कोर्ट इतना ज़रूरी क्यों है इस वक्त में? सिर्फ ये मेरा एक सवाल है, क्या ये आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 5 या 6 जजेस पर मुश्तमिल नहीं बन सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने सीनियर जज मौजूद नहीं है? जस्टिस मुनीब साहब की क़यादत में बना दें, मंदो खेल साहब की क़यादत में बना दें, किसी की क़यादत में बना दें कि ये हाजिर सर्वस जज है 5, ये 5 जजेस जो हैं ये सिर्फ आईनी फैसले सुनेंगे, और उनको हमेशा जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर होते हैं, वो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई? मुझे बताएं, कल एक आदमी उठता है, वो कहता है जनाब ये पार्लियामेंट जो है मैं इसके मुकाबले में एक और पार्लियामेंट लाके खड़ा करना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट को मुख्ताज करना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट का।
इसके लिए पार्लियामेंट इनके फैसले सुने, या इस पार्लियामेंट के बिल मंजूर किए जो है, या जो ये आइन या कवानीन मंजूर करती है, उसके लिए एक और पार्लियामेंट की 8 रुकनी कमेटी बना देते हैं अपनी मर्जी से। जनाब बेशक वो रिटायर्ड पुराने साबका हो, सियासतदान हो, वो सारा कुछ सुने। क्या पार्लियामेंट कबूल कर लेगी? बताया ना मुझे। कतई तौर पे नहीं। वो इसलिए नहीं करेगी, वो कहेगी जनाब हम मुंतहिब हो गए हैं, हमें अवाम ने वोट दिए हैं, हम पार्लियामेंट में आए इसलिए हैं कि हमें अवाम ने मुंतहिब किया। तो जजिस जो है वो एक आइन कानून के तहत आए हैं, उन्हें मुंतहिब किया गया है उनकी काबिलियत के तहत। तो जब उन्हें मुंतहिब किया गया, अगर आप मिसाल देते हैं, आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मिसाल दी, आज उन्होंने कहा जनाब बताएं दुनिया की सबसे बेहतरीन जमहूरियत या बाकी हिसाब से आप बात करते हैं, बरतानिया की बात करें, यही कही ना उन्होंने। तो बरतानिया के अंदर जो आईनी अदालत है वो किसके अंटर है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह होता है जो हो रहा है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह इंसानी हकूक की पामाली होती है? क्या बरतानिया के अंदर सियासी लोगों को कैद किया जाता है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह इलेक्शन होते हैं? क्या बरतानिया के अंदर इलेक्शन जो होते हैं वहां पे फॉर्म 47 होता है? बता देना मुझे। तो फिर क्यों मिसाल देते हैं जिस पे आप अमल नहीं कर सकते, जिस पे आपको बोलना नहीं आता, जिस पे आप अमल क्या, जिसके मुताबिक आप काम नहीं कर सकते। अगर आज आपने कहा है कि सबसे वो मादर है, मां है जमहूरियत की, तो फिर उसको देखें, उस पर चले, बिल्कुल चले, करें, उसकी पहल शुरू करें कि इलेक्शन वहां पे कैसे होते थे, वहां पे बड़े बड़े बुर्ज कई कई साल से इक्तदार के मकसद में काबिज लोग किस तरह हारे और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की। करें ना शुरू, क्यों नहीं करते? वो आपने वो माँ का तज़किरा किया तो याद आया, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि रियासत माँ होती थी, फिर एक वक्त आया कि रियासत बाप बन गई, और वो वक्त चौधरी इफ्तिखार हुसैन का था कि जब रात 12 बजे फुल कोर्ट बैठा था। इनके लिए नहीं बैठा था, इनके लिए नहीं बैठा था रात 12 बजे, नहीं बैठा था। बैठा, पीडीएम की हुकूमत ही तब बनी। इनको बिलावल साहब को जब आए थे डाइस पे तो क्या कहा गया था, याद है आपको? वेलकम किया गया था, वेलकम किया गया था ना, तारीफ की गई थी। इन्होंने अपनी गल्लां याद नहीं, पूरे शहर दियां याद आंदियां ने। और बात सुने मेरी ये हसर साहब, बात बड़ी सीधी और साफ सी है। अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने, मुझे एक बात है, 63A इतनी जरूरी क्या हो गई है कि आपके पास दिन थोड़े हैं, आप फैसला भी करना चाहते हैं, फौरी आप बेंच बना रहे हैं, क्यों इतनी जरूरी हो गई? मुझे बता देना था। किसके लिए? रास्ता खोलना चाहते हैं कोई? जमीर का सौदा हो जाए, बिकते जाए जमीर। वो कहते थे अनाएं जितनी महंगी हैं जमीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। आपने एक तरफ सजा दी, आपने कहा मुज़ाहिर अली नकवी ने करप्शन की, आपने कहा मुज़ाहिर अली नकवी ने अपने इख्तियारात को तजावुज़ किया, आपने कहा मुज़ाहिर अली नकवी जो है उनके ऊपर ये इल्जामात हैं, यही किया। अपना आपने एक जुडिशियल सिस्टम बनाया हुआ है कि जनाब कोई जज करप्शन करे, कोई अपना जमीर बेचे, कोई सौदेबाजी करे, हटा दो उसे, यही है ना। पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं है? वहां पे कोई जमीर बेचे, वहां पे कोई पैसे ले, कोई खरीदो फरोख्त करे, खत्म कर। मुझे आज एक शख्स का फोन आया, आज मुझे एक शख्स का फोन आया, उसने कहा जनाब मेरा एक सगा भतीजा लगता है, मैं नाहल हो गया तो मैंने उसको अपनी जगह सीट दे दी कि ये इलेक्शन लड़ ले, और अब मैं, उसने इकरार किया, उसने कहा जनाब मैं आज भी तहरीक इंसाफ के लिए मरने के लिए तैयार हूं। वाकई वो ऐसा आदमी है, ऐसा कारकुन है, इसी तरह स्टैंड लेते हैं। उसने कहा मेरा भतीजा जो अपनी वफादारी बदल रहा है कि जनाब आप एक रूल्स पे उतरे पूरा और इलेक्शन करवाएं, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो जाए, हम आपको सियासी जमात मान लेंगे, हम आपको बल्ले बल्ले कर देंगे, आपको इंतखाबी निशान भी देंगे, फिर आपकी उस सियासी जमात का लीडर आपको एक लेटर पकड़ाएगा, यासर साहब इस तरह एक लेटर पकड़ाएगा, वो लेटर इलेक्शन कमीशन रखेगा, आपको पाबंद होंगे आप उस सियासी जमात के। यही है ना। तो फिर अब क्यों आपको जाके आपको सब कुछ भूल जाता है? मैं एक वकील नहीं हूं, लेकिन मैं एक बहुत शहरी हूं जिसने वोट दिया हुआ है। आज लहजे में तलखी बहुत, ये तलखी नहीं है, सच आखा दे भजन खाका डरती सच ना आका। आफरीन है यार तलखी, ठीक है, नहीं जी नहीं, बहुत अच्छा जनाब, बेच दें जमीरों को, कर दें सौदा जमीर का, सब कुछ कर दें, यासर साहब खुश हो जाए। पानी पीने का वक्त हुआ जाता है, एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे करेंगे, कहीं नहीं जाएगा से।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल जिसमें हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली तय कर रही है, लेकिन इसमें कानूनी मंजरनामा भी है। जहाँ पे अदालतों के अंदर केसेस इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पे सड़कों की सियासत भी चल रही है। पार्लियामान की सियासत वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सियासत जो है वो अपने मकासद के लिए किस हद तक है, अवामी मकासद के लिए किस हद तक है, निज़ाम माश को बेहतर करने के लिए किस हद तक है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम पंजोथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजोथा साहब, अगर आज का देखा जाए मंजरनामा जिसमें बेंच के ऊपर आपने एतराज़ उठा दिया, अली ज़फ़र साहब ने बाकायदा तौर पर एतराज़ उठाया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कानूनी एतबार से रिव्यू पटिशन जो है वो सेम बेंच के सामने लगती है और कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर अगर वो जजेस दस्तयाब ना हो, रिटायरमेंट हो चुकी, बीमार हैं या कुछ कोई और उज़र है जिसकी वजह से वो ना हो, तो क्या उतनी ही तादाद के जजेस होते हैं या फिर तादाद बढ़ानी पड़ती है या कम भी की जा सकती है? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और उसका जवाब जो है वो भी मौजूदा मंजर नामा जो बनाया गया है उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। वो ये है कि ये एक जो केस डिसाइड किया गया था 63A के तहत के हॉर्स ट्रेडिंग वाला अमल बंद होना चाहिए कि अगर कोई वोट जो है वो कास्ट करता है अपनी पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ तो उस वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन फस्तायत के वही हथकंडे, वहाँ पर कंटेनर लगाना, लोगों को उठाना, अगवा करना, सारा वो अमल जारी है। और दूसरी तरफ केसेस बनाकर और कहना कि ये दहशतगर्द हैं। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये सारा कुछ करके अगर ये समझेंगे कि ये वो लोग पीछे हट जाएंगे या अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे तो ये इनकी भूल है। सर, 4 को हो रहा है, 4 को डी चौक में हो रहा है कि नहीं? 4 को डी चौक में इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है वो जोर और शोर से आएगी और हमने एहतजाज करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है और हम अपना हक जो है वो आईनी तरीके से ही ले रहे हैं। हम कोई आकर कब्जा नहीं कर रहे। एहतजाज हम करेंगे, डी चौक आकर करेंगे। तमाम जमातों ने आके किया है, कोई वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ममानियत है। रोकेगा वही जो खुद चोर होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी कोशिश करनी है, रुकावटें डालें, कंटेनर डालें। जहाँ पर इतलात है कि 2 की जगह पर अब 10-10 कंटेनर लगाए गए हैं। जब आवाम का समंदर होता है तो ये 2, 4, 10 कंटेनर कुछ नहीं कहते। और हम डी चौक आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, डंके की चोट पर आएंगे, अल यमीन भी आएंगे और लाहौर के अलावा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 4 तारीख को आएगा, क्योंकि लाहौर वाले 5 तारीख को लाहौर एहतजाज कर रहे हैं। नईम साहब, बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है कि कल एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए। नहीं, देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये कैसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपने देखा कि हमने एहतजाज लियाकत बाग की बात की और वो भी कहा गया कि वापस ले लिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो खान साहब बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस वक्त अगर ये जो आईनी तरमीम के अंदर ये एक जुडिशल पैकेज के नाम के ऊपर एक डाके की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा मुसवदा पेश करके मुल्क को अंधेरे की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खान साहब समझते हैं कि ये टाइम जो है इस वक्त अदलिया के साथ खड़े होने का है, आइन के साथ खड़े होने का है। और हर बंदा अपनी एक वो समझ लें कि एक इनकलाब की शक्ल हो या जिस तरह से भी हो, कश्तियां जला के हो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो, हमने निकलना है, तो लिहाजा निकलेंगे। और दूसरा, मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान में होना और उस वक्त में ये एहतजाज होना क्या मुनासिब लगता है? देखिए, वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो वज़ीर आज़म जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो नहीं कहते कि वो क्यों आ रहे हैं या क्यों उनको क्यों नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, जो लोगों को नंगा किया जा रहा है, जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, ये ज्यादा अमल जो है ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों के घरों में ये ना किया जाए। जहां ये सारा अमल किया जा रहा है वो बंद किया जाए। अगर हम एहतजाज करते हैं डी चौक में, तो एक जगह हमें डी चौक की हद तक जो हमें एहतजाज करने दी जाए, बाकी सड़कें सारी खुली रखें। वहां पर वजीर आजम को आप घुमाएं, आप जिधर मर्जी है लेकर जाएं, लेकिन वजीर आजम ने क्या देखना है यहाँ आके? उन्होंने यही देखना है कि ये एक इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसको आवाम ने वोट नहीं दिया। नहीं हैदर साहब, जिस तरह आपने मुल्तान वाला जो है वो इंग्लैंड की टीम आने की वजह से उसका वेन्यू तब्दील करके बहावलपुर कर दिया है, तो फिर जब आप इंग्लैंड की टीम को अहमियत दे रहे हैं तो मलेशियन वजीर आजम को नहीं देंगे? देखें, हम तो अहमियत दे रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि वो ना आए? और हमने थोड़ी वजीर आजम के ऊपर हमला करना है। हम तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आए, जी बिल्कुल आए और आए, लेकिन आपकी मैशत जो है वो करप्ट लोगों से ठीक नहीं होगी। आपकी मैशत एक वजीर आजम के आने से ठीक नहीं होगी। आपकी मैशत उस वक्त ठीक होगी। आप कह रहे हैं ठीक होगी, गवर्नमेंट कह रही है कि मुआशी शारिये बड़े बेहतरीन हो गए हैं।
सर जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, यासिर भी यही कह रहा है और मुझे भी यही पता है। हालांकि मुझे भी पता वो झूठ बोल रहे हैं कि आज 752 रुपए मैं मुर्गी लेके आया हूँ, ये मुझे भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है नहीं भाई, ये वो ब्रायलर मुर्गी खाते खूते नहीं है, ये पता नहीं आज कहीं रेट चेक करने के चक्कर में जाके ले आए। नहीं, देसी महंगी बड़ी, ब्रायलर ही खानी पड़ेगी। नहीं देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वजीर आजम आए, हम तो कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो, हम तो कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, लेकिन क्या ये आगे से मान रहे हैं? नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर मैशत तब ठीक होती है जब कानून की बालादस्ती होती है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो समझते हैं कि वहां पर, अब आप मुझे ये बता दें कि जैसे इस वक्त फलस्तीन के अंदर पोजीशन है, क्या वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि जंग छिड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी के एक अलग मसाइल, कानून के एक अलग मसाइल, आइन को पामाल किया जा रहा है, अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया जा रहा है, किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो वो आपने ठीक करनी है ना। आप एक सरला मिनट करके अगर किसी एक वजीर आजम को ले भी आते हैं तो उससे क्या आपकी मैशत ठीक हो जाएगी? ये तो देखें, वो उनकी एक मेहरबानी है कि वो आ रहे हैं कि एक चोर हुकूमत है, डाके वाली हुकूमत है और वो आपके मुल्क का विजिट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मुल्क का हाल जिस तरह आपने बदहाल किया है उसके ऊपर तो पहले बात करें। आप तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हो कि जैसे मुल्क के अंदर बिल्कुल सारा ठीक है, बिल्कुल महंगाई भी कंट्रोल हो गई है, बिल भी नहीं आ रहे हैं, लोग खुशहाल हो गए। तो ये कहाँ पर, किस दुनिया में आप रहते हैं? क्या आसमान के ऊपर रह रहे हैं? क्या ख्वाबों की दुनिया में रहे हैं? तो प्रैक्टिकल। अच्छा नईम साहब, ये बताइए कि आज के दिन हाफिज नईमुर रहमान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई है, क्या मुत्तफ़िका तौर पे एहतजाज की हिकमत अमली अपनाने के लिए ये रवाबित हैं? आईनी तरामीम के हवाले से तो वो बात कर रहे हैं कि होगी, लेकिन उनकी अक्सरियत पार्लियामान में कितनी है? क्या सड़कों की सियासत में दोनों इकट्ठे होने वाली है जमातें? नहीं देखें, हम तो बड़ा वाज़ेह खान साहब का मौक़िफ़ था कि जो जमात भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है तो हम उनके साथ बिल्कुल जो है वो बात भी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी, उनके साथ मिलकर भी चलेंगे। कोई जमात भी जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करेगी तो उनके साथ हमारा नहीं बन सकता। तो जमात इस्लामी हो या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, कोई भी हो, तो हमारा उस बात के ऊपर हम मुत्तफिक हैं। और अगर कोई उस लाइन से हटेगा तो कोई उनके साथ अलायंस नहीं है। बाकी एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने खुद कॉल दी है, वो इंशाल्लाह करेगी। और जब अलायंस के साथ कॉल होगी तो डेफिनेटली अलायंस के साथ, आपने देखा हमने जलसे किए, इस वक्त खान साहब की तरफ से कॉल है और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला डी चौक पहुंचेगी और पुरअमन एहतजाज कराएगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हम कल एहतजाज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एहतजाज इंशाल्लाह ताला होगा। तमाम वकला पाकिस्तान को नुमाइंदे आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर जो हैं वो भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। वकला जो हैं वो खड़े हो गए हैं कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि कल जो है जिस तरह से लोग वकला वहाँ पहुँच रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती का नारा बुलंद करेंगे और उसको हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये आगे मामलात जो हैं उसी तरफ ही बढ़ेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो कोई एक शख्स ना चलाए बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चले। आइन और कानून के मुताबिक चले, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो कल का प्रोटेस्ट जो आपके वकला का है ये होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और परसों का जो है प्रोटेस्ट उसमें भी वकला होंगे डी चौक में, परसों के उसके अगले दिन जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर वकला जो हैं वो इंसाफ लॉयर फोरम के वकला जो हैं वो होंगे, वो इंशाल्लाह होंगे। और बाकी हमारे कई ऐसे वकला हैं जिनको खान साहब ने टिकट दिए, पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, वो भी होंगे। इसके अलावा जो है वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आपने देखा कि हमारे जलसों के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, वो सारे होंगे। और तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ PTI नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जंग है। और पाकिस्तान के हर फर्द को हम दावत देते हैं कि हर बंदा वहाँ पर पहुँचे, उस एहतजाज को कामयाब करे, क्योंकि ये जंग जो है आपके बच्चों के मुस्तकबिल की है। और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह ताला ग्राउंड के ऊपर लड़ेंगे, मरेंगे, इस मुल्क की खातिर मरेंगे। और जहाँ वो चाहते हैं कि एक मुल्क को एक अंधेरे की तरफ धकेला जाए, हम इंशाल्लाह ताला मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेलने नहीं देंगे। आखिरी दीवार बनने तक हम अपना रोल अदा करेंगे। अच्छा नईम हैदर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि वो जो डी चौक वाला एहतजाज है, क्या उसको भी लीड अली अमीन गंडापुर करेंगे? डी चौक वाला एहतजाज इंशाल्लाह ताला जी अली अमीन जो हैं वो भी आएंगे, वो भी पहुंचेंगे। ओवरऑल तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान की कॉल है सिवाय सेंट्रल पंजाब से, तो उसमें वो अपने काफिले को KP से लीड करेंगे, बाकी सारे भी इधर पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह ताला खान के हुक्म की तकमील करते हुए पूरा पाकिस्तान ही निकलेगा, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की जंग है।
पूरा पाकिस्तान निकलेगा, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब इस हवाले से सबके लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा जिसमें इस वक्त का इत्तेहाद किस हद तक मजबूत है, कुछ तब्दीलियों की बातें, और फिर एहतजाज की जो कॉल है उसके ऊपर हिकमत अमली क्या अपनाई गई है। राना साहब, ये जो बातें फैल रही हैं डी चौक के हवाले से कि शायद कल के दिन वो एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए, मेरे पास भी यही इतला है कि अभी ये चीज़ें कुछ फाइनल नहीं हुई डी चौक के हवाले से। अभी तक तो मेरे पास भी जो यही इतला है, और अगर ये चीज़ फाइनल हो गई है तो फिर वो तैयारियां नज़र नहीं आ रही जो फाइनल में तैयारियां होती है सर। डी चौक को आप अलामती किसी ना तौर पे लें। भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सियासी माजी उससे सर, वाबस्ता है। उसका माजी वाबस्ता है। वैसे भी डी चौक तक जाना कोई इतना आसान नहीं है। और मैं क्योंकि आज जब आप देखें वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, वही वज़ीर मेरे मुंह पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि आज आपने वज़ीर इत्तलात के काफ़ी लंबा चलाया ना, तो मेरे मुंह से वज़ीर हट नहीं रहा। तो जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने डी चौक के हवाले से कहा है कि उसका फ़ैसला और उसका ऐलान जो है अली अमीन गंडापुर करेंगे। वो खास सकम शेख साहब ने जो बात की है, तो अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर अगर तो कल ऐलान कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो फिर तो वाकई होगा कि है। अगर वो ऐलान किसी और दिन का करते हैं, कोई और दिन रखते हैं, तो फिर पता चलेगा। आज तो लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की। देखें, आज 1 घंटा 16 मिनट मुलाकात उनकी जारी रही है, और उन्होंने आज से पहले भी जब भी खान साहब को मिलके निकले हैं, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने गुफ्तगू की है। मुझे नहीं जहाँ तक याद कि उनकी कोई गुफ्तगू है। वो गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से करते थे, आज तो वो भी नहीं की। तो फिर आज गल कोई बिजली होनी है ना। पिछली गलों ने चले इसमें मजीद बात करते हैं। होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरजमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप उनको चीफ जस्टिस ना बनाएं, आप आईनी अदालत बनाना चाहते हैं तो बना लें। पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने कहा जी कानून हम नहीं बनाना चाहते। अब जब पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं है तो फिर कोई उज़र नहीं होगा कि जो चीफ जस्टिस आईनी अदालत का होगा वो कोई भी हो सकता है। देखिए, ये तो प्रेरोगेटिव है कानून साज का कि वो कानून क्या बनाता है। पर्सन स्पेसिफिक से मुराद क्या है? एक तो ये है कि काजी फायद ईसा साहब के लिए या किसी एक खास जज साहब के लिए कानून ना बने। अगर उसकी फेवर में नहीं बनता तो उसके खिलाफ भी तो नहीं बनना चाहिए। अगर सीनियर मोस्ट बंदा सीनियर मोस्ट जगह पे नहीं बैठेगा, क्वालिफाई कर रहा हो और सीनियर मोस्ट जगह पे ना बैठे इसलिए कि उसके खिलाफ पर्सन स्पेसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो रहा है, तो ये उसके खिलाफ भी तो पर्सन स्पेसिफिक ही है। अच्छा कायरा साहब, आज बिलावल साहब ने यह भी कहा कि हमारे पंजाब के जो दोस्त हैं वो आईनी अदालत पे राज़ी नहीं थे, वो आईनी तरमीम लाने पे भी राज़ी नहीं थे, हमने उन्हें राज़ी किया। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं राज़ी होगी? देखिए, आईनी अदालत का तस्वर COD में था, बीबी शहीद का दिया हुआ यह तस्वर था, और पीपल्स पार्टी इससे कमिटेड थी। राना साहब, आपको याद होगा 18वीं तरमीम के वक्त भी ये मामला बड़ी बहस में आया था, लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट नहीं किया। बदी वजह, अब उसकी वजूहत को छोड़िए, और उस वक्त ये मामला इसलिए डेफर हुआ कि इस पर इत्तेफाक राय ना हुआ। पीपल्स पार्टी इससे कमिटेड थी कि जब भी हमें मौका मिला हम इसको जरूर पास करेंगे। हम आज भी समझ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का कुछ चीजें करने का इरादा है तो साथ हमारा भी ये एजेंडा है, इसको भी साथ टो करें। अच्छा कायरा साहब, आप COD का जहाँ पे हवाला दे रहे हैं, ये बताइएगा कि COD में आईनी अदालत के जो जज लगाए जाने थे, क्या उसके अंदर ये बात नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अहल होगा वही जज जो है आईनी अदालत में लगाया जाएगा? लोग एतराज़ ये उठाते हैं कि मिसाके जमहूरियत में अहल शख्स की बात की गई थी, रिटायर्ड जज की बात नहीं की गई थी। सवाल ये है कि अगर जजेस की उम्र बढ़ा दी जाती है जी, फर्ज करें, तो फिर अगर काजी फाइज ईसा साहब को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है, फिर सही सारे जज साहिबान को मिलेगा ना।
मैं इन दिनों नॉर्वे हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ डॉक्टर साहबान से मुलाकात का मौका मिला, कुछ और जज साहबान से, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो 67 ईयर्स एज है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट समझती है, कहती है कि अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो आप 74 साल या 72 साल तक अगर काम करना चाहें तो कर लें। सो ये भी दुनिया में तसव्वुर है। सो तसव्वुर ये है कि काजी साहब को रोकना है। एक तरफ तसव्वुर है कि उनको बनाना है, दूसरा है कि उनको रोकना है। सो मेरा सवाल ये है कि कोई कानून इस नुक्ता नजर से नहीं बनना चाहिए कि वो किसी एक की फेवर में हो या किसी एक के खिलाफ हो। अच्छा कायरा साहब, आपका मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी की 50 मीटिंगें हो चुकी, काफ़ी चीज़ें हो चुकी, काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से कि कम अज़ कम उनके इत्माद में लिया जाए। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से गवर्नर पंजाब भी अच्छी खासा इस पे बोल रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री लीडर जो है पीपल्स पार्टी पंजाब के, उन्होंने भी खुल के कल कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून हमें जो है वो हमारे साथ सुतेला सलूक कर रही है, कोई पावर शेयरिंग हमारे साथ नहीं कर रही और हमारे साथ जो कमिटमेंट की हुई है वो पूरी नहीं कर रही। तो आप क्या समझते हैं कि कोई जल्द या बदीर ये कोई मामला टूटने वाला है या बड़े बीच में बैठ के सुलह करवा देंगे, कोई मामला ठीक करवा देंगे? बड़े तो खैर दरमियान में पड़े, इससे पहले भी और आइंदा भी जब जरूरत होगी पढ़ेंगे। मैं तो राणा साहब ये तसव्वुर गवर्नमेंट में शामिल ना हो के हमने ये दिया था कि जो तसव्वुर होता है कि ये बंदर बांट पे लगे हैं फलां फलां, हमने इससे बाहर निकल के फैसला करने की कोशिश की और ये तय किया, हमने लिख के एक मुआहदा किया कि आप ये काम करेंगे। उस मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे दोस्त बार बार इसका तकाजा कर रहे हैं। इट इज क्रिएटिंग बैड टेस्ट। इससे एक बुरा तासर पैदा हो रहा है और बुरे तासर के साथ अच्छा काम भी हो या आप वक्त गुजार भी रहे हो तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस थे, जिसके ऊपर कई मीटिंगें हो चुकी हैं, उनको पूरा करना चाहिए। इसका फैसला उनको करना है, उनको अपनी चीफ मिनिस्टर साहबा से बात करनी है, उनको राजी करना है। हमारा तो ये नहीं है, ना हम ये चाहते हैं, इसलिए कि मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि हम किसी किस्म का क्योस क्रिएट करें। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई जमात अगर वो नंबर में ज़्यादा है लेकिन हुकूमत हमारे बगैर नहीं बना सकती, तो वो सिर्फ इस जोम में इस बात की बुनियाद पे कि हम अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए हम समझ रहे हैं कि मुल्क के लिए कोई क्राइसिस नया खड़ा ना किया जाए, लेकिन इसको एक मुसलसल एक कमजोरी के तौर पे लेना या मुसलसल इग्नोर करना, ये कोई मुनासिब नहीं है। अच्छा कायरा साहब, ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मामलात कहाँ पे ख़राब हुए? कहा यह जा रहा है कि जो बात आके बताई गई कि मौलाना मान गए और मौलाना असल में माने नहीं हुए थे, वहाँ से बात ख़राब हुई। अब अगर मौलाना नहीं मानते, अब कहा यह जा रहा है कि सबके एतमाद से, सबके इत्तफाक राय से ये तरमीम होनी चाहिए, वो नहीं मानते और उनके बगैर नंबर्स पूरे हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए कोई खदशा है या मैटर नहीं करता? ये सबके इत्तफाक राय से मुराद तो ये है ना कि पीटीआई भी इस पर सब में शामिल है, तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इत्तफाक राय से कानून साजी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर क्या किया जाए? नहीं होती, इत्तफाक राय नहीं होता, जिस तरह के पीटीआई किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हर हाल में तसादम चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या कानून साजी ना की जाए या फिर वो आइन के अंदर जो तरीकाकार दिया गया है उस तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, यानी जो मतलूबा तादाद है उसके मुताबिक ही अपना नंबर पूरा करके वोट डालने कोशिश तो करनी चाहिए, इत्तेफाक राय हो जाए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात उनसे पूछा जाए, अगर उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। कायरा साहब 63 पे आप क्या कहेंगे? क्या सियासी जमातों के वोट बैंक से जीत कर आने वाला, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक से जीत कर आने वाले को यह हक हासिल है कि वो किसी और सियासी जमात को वोट दे दे? जी बिल्कुल है। कुछ चीज़ें जो ओरिजिनल आइन के अंदर मौजूद थी उनके अंदर बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म का वोट हो, कॉन्फिडेंस का या अदम एतमाद का या बजट का, इस तरह की कानून साजी में तो नहीं। लेकिन कानून के ऊपर तो सारी दुनिया में कानून साजी के ऊपर तो इख्तलाफ राय करने का
और अपनी जमात से हट के वोट देने का एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी में ये कानून मौजूद है या वहाँ ये ट्रेडिशन मौजूद है। अगर ये ना हो तो फिर तो जमात के लीडर की अमरियत हो गई ना, वो जो कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, जो भी है उसके ऊपर आपकी राय भी आप नहीं दे सकते। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।